प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी 10वीं कक्षा के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में आज आधारभूत बातें पढ़ेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारा ये वीडियो SR क्लासेस YouTube चैनल पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण के देखो कैसे होंगे बच्चों। सबसे पहले तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, हमारे दो चर होने चाहिए। कितने चर होने चाहिए? दो चर, जैसे कि x y या y z या और कुछ अन्य भी हो सकते हैं। और कैसा होना चाहिए? वो रैखिक होना चाहिए। आपका कैसा होना चाहिए बच्चों? रैखिक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या है? जिसमें अधिकतम घात क्या होगी? एक होगी। जैसे कि 3x जमा 2y बराबर क्या होगा? 0। इस प्रकार इसका यदि मैं आपसे ये कहूं कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो इसमें इसकी व्यापक रूप में बच्चों में देखो इस प्रकार से दो समीकरण मिलेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार के दो में रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे। उनसे में x चरपद और y चरपद का मान हमें जो है ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम जो है दो प्रकार की विधि का इस्तेमाल करेंगे। एक, रैखिक समीकरण युग्म को हम दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक तो हमारी कौन सी है, ग्राफीय विधि द्वारा। दूसरा बच्चों हम इसे किससे हल कर सकते हैं? बीज गणितीय विधि द्वारा। कौन सी बच्चों? बीज गणितीय विधि द्वारा। दो प्रकार से हम इसके जो है मान निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमारा है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि के अंदर हम इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले आपका निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा आधारभूत बातों का पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस प्रकार से हमारे पास एक तल होता है। इसे हम बोलते हैं बच्चों हिंदी भाषा के अंदर कार्तीय तल, चार रेखाओं वाला। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कार्तीय तल। इसके अंदर हमारे इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्स अक्ष। ये जो आपको दिख रही है ये हमारी कौन सी रेखा बच्चों? इसके अंदर ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी बच्चों है? हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये जो हमारी क्या होती है बच्चों? क्षैतिज रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है बच्चों? हमारी ये क्षैतिज रेखा। इसको बोलेंगे हम x और इसको बोलेंगे y अक्ष। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? x अक्ष। इसको बोलेंगे y अक्ष। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर ये जो बिंदु है जहाँ पर आपका x अक्ष, y अक्ष या फिर आपके क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु को बच्चों बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। क्योंकि जिस समय हम इसके प्रश्न हल करेंगे, सवालों को हल किया जाएगा, उस समय इस ग्राफ के अंदर हमें इसका प्रयोग करना होगा, लाइन रेखाओं को खींचना होगा। इसीलिए हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे होता है। इसको देखो बच्चों, अभी ये जो हमारा इस प्रकार से कार्य था, तो इसको हम चार अंश में बांट सकते हैं। यानी कि
चार भागों में बांटा जा सकता है। इसको क्या कहेंगे हम, यानी कि चार चतुर्थांशों में बांटा जा सकता है इसको। ये होता है हमारा कौन सा बच्चों, प्रथम चतुर्थांश, और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है बच्चों हमारा कौन सा, तृतीय चतुर्थांश, और ये क्या होता है बच्चों हमारा चतुर्थ, यानी कि चौथा चतुर्थांश। ठीक है बच्चों। अब इन चतुर्थांशों के अंदर ऐसा क्या है जिसलिए इनको अलग अलग नाम दिया है। इसके अंदर देखो बच्चों, हमारा जो भी एक्स अक्ष ये है आपका और वाई अक्ष ये है आपका, तो इन दोनों का जो मान होगा वो किस में होगा बच्चों, जमा का होगा। द्वितीयांश के अंदर हमारा क्या होगा बच्चों, जो x का मान है वो घटा का होगा और y का मान किसका होगा, जमा का होगा। तृतीय चतुर्थांश के अंदर x का मान और y का मान दोनों किसके होंगे बच्चों, घटा के होंगे। परंतु चतुर्थांश के अंदर x का मान जमा का और y का मान घटा का होगा, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक होंगे। इस प्रकार से हमारे इसके चार अंश होते हैं चतुर्थांश के अंदर, इसको बांटा जाता है। और इसके अंदर बच्चों हमारा जो x अक्ष होता है, x वाला अक्ष है, इसे हम हमारी गणित की भाषा के अंदर क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। और y अक्ष का जो ये रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि। क्या बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। अब इस ग्राफ के अंदर हमारे को कैसे पता लगे, ग्राफीय विधि द्वारा हम इस सवाल को कैसे, जैसे कि कोई प्रश्न आ जाता है हमारे पास, को कैसे हल करेंगे, उससे किस प्रकार मान प्राप्त होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी, ग्राफीय विधि द्वारा हल किसकी, दो चर वाले रेखे के समीकरण की, ग्राफीय विधि द्वारा। तो ग्राफीय विधि के लिए हमें क्या लेना होगा, सबसे पहले हमारे कार्तीय तल के अंदर हमें y अक्ष, या हम कह सकते हैं आपके कोटि, और x अक्ष यानी कि आपका भुज, इसके ऊपर हमारी रेखाएं होंगी। यदि इसके ऊपर जो रेखाएं बनी गई हैं ग्राफ पेपर पर, अगर वो रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी भी प्रकार से काट रही हैं, तो ये दोनों इसको एक बिंदु पर काट रही हैं। जो हमारा ये बिंदु दिख रहा है बच्चों, देखो ये जो कहाँ, जहाँ ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यदि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमारे पास बच्चों यहाँ से क्या पता चल जाता है कि हमारे पास इसमें क्या होगा बच्चों, अद्वितीय हल होगा। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे को x का और y का एक एक मान प्राप्त हो जाएगा। जब इसको इस प्रकार से इधर तक उस प्रकार से इसे लेके आएंगे तो x पर हमारे को यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा, y को पर यहाँ पर एक बिंदु और प्राप्त होगा, जो कि हमारा क्या होगा बच्चों, जो कि हमारा क्या होगा, इस ग्राफ के द्वारा जो हमारा द्विघात समीकरण उसका हल होगा। अब दूसरा प्रकार, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो x अक्ष जो आपका है, y अक्ष और x अक्ष का जो ग्राफ है बच्चों, इसमें ये भी तो हो सकता है कि हमारी जो दोनों रेखाएं हैं, जैसे कि एक रेखा ये आ गई और दूसरी रेखा जो है इसी प्रकार से बिल्कुल इसके ऊपर से आ जाए, एकदम इसके ऊपर से यूं आ जाए, यानी कि दोनों रेखाएं क्या आ जाए, समपाती हो जाए। क्या कहा जाएगा यहाँ पर, समपाती। अगर रेखाएं समपाती होंगी तो हम देख सकते हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और यदि हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हमारे पास हल भी कितने हो जाएंगे बच्चों, प्रत्येक बिंदु पर क्या क्या होगा, एक हल होगा। क्या हो जाएगा इसमें, ये कह सकते हैं
कि हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चों? अपरिमित रूप से क्या होंगे बच्चों? ये लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो इसमें क्या जाएंगे हमारे पास x और y के मान बहुत सारे हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि आपका जो आप जो बना रहे हो, जैसे कि ग्राफ पेपर आपने लिया, इस प्रकार ऐसे आपने ग्राफ पेपर बनाया आपका, तो आपका ये था y अक्ष, ये था बच्चों x अक्ष। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई आपकी जो रेखा है, एक रेखा इस प्रकार आ गई और दूसरी रेखा बिल्कुल से समांतर चली गई, इसको कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो कैसा हल होगा इसमें आपका? तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे आपका कि इसके अंदर आपका बच्चों क्या है कि कोई हल नहीं है। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका सर्वसाधारण क्या है? कारण ये है कि क्या है, रेखाएं समांतर हैं। कहते हैं बच्चों रेखाएं समांतर हैं, इसीलिए हम इसमें क्या कह देंगे, कोई हल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हमारा बच्चों किसके विधि द्वारा, ग्राफे विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण गुणों का हल। इसके बाद बच्चों हमने आपको बताई थी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि के अंदर बच्चों हम 3 प्रकार की विधियां इसके अंदर क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे रैखिक समीकरण गुणों को हल करने के लिए। सबसे पहले होगी बच्चों इसके अंदर हमारी कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होगी बच्चों उसके अंदर हमारी कौन सी, उसको कहते हैं बच्चों हम विलोपन विधि। और तीसरी होगी बच्चों हमारी कौन सी, वज्र गुणन विधि। इन 3 विधियों के द्वारा हम जो है बीजगणितीय विधि के द्वारा आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण गुणों को प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे बहुत लंबी विधि जाती है ये, फिर भी बता देते हैं हम आपको क्या होता है प्रतिस्थापन विधि। मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है 2x जमा के 3 और तीसरा है 3x जमा के 4। तो इसमें से हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण को हम लेंगे और इसमें से किसी एक का मान, जैसे कि मान लीजिए मैंने समीकरण 1 का प्रयोग किया, हमारे पास था x जमा के 2y बराबर 3। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि x का मान निकाल लेता हूँ, क्या जाएगा 3 घटा के 2y। ये जो मैंने x का मान निकाला है इसे मैं अब समीकरण नंबर 2 के अंदर प्रतिस्थापित कर दूंगा। जब मैं इसको इसके अंदर प्रतिस्थापित करूंगा तो हमारे पास यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा और फिर y के मान को इस समीकरण के अंदर वापस रख के हम किसका मान प्राप्त कर सकते हैं, x का मान प्राप्त कर सकते हैं। ये बच्चों हमारी कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि। इस प्रकार से हम इसके जो प्रश्न होंगे उन्हें हल करेंगे। उसके बाद बच्चों आती है दूसरी कौन सी, विलोपन विधि। दूसरी विधि है बच्चों हमारी विलोपन विधि। विलोपन विधि के अंदर बच्चों देखो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास था 2x जमा के y बराबर है 4 और x घटा के 2y बराबर है 6। हमारे पास दो समीकरण दे रखे इसने 1 और समीकरण नंबर 2। यदि मैं अब यहाँ ध्यान से देखूं तो समीकरण नंबर 1 व 2 को
क्या बच्चों, जोड़ने पर। यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये तो क्या जाएगा बच्चों, 2x, और यहाँ ये जमा करिए घटाए होने के कारण क्या जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी कि विलुप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या जाएगा, ये 10। तो x बराबर क्या जाएगा बच्चों, 10/2। x का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर, 5। अब इसमें मान को चाहे समीकरण 1 में रखूँ चाहे 2 में रखूँ, उससे मेरे पास y का मान आ जाएगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। इस प्रकार इसको बोलते हैं बच्चों विलोपन विधि। या इसके अंदर ये भी हो सकता था बच्चों, देखो मैं आपको दूसरा उदाहरण देके समझा सकता हूँ। हमारे पास ये भी हो सकता था कि x जमा 2y बराबर है 8 और x जमा y बराबर है 6। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में इसमें लिखेंगे बच्चों हम क्या, घटाने पर। क्या बच्चों, घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। देखो ये जमा का था, ये घटा हो गया, ये वाला जमा था घटा हो गया, ये वाला जमा था घटा हो गया। तो 8 में से 6 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, 2, और 2y में से y जाएगा तो y, और x से क्या जाएगा, कट जाएगा। तो y बराबर हमारे बच्चों कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब मैं इसे चाहे समीकरण नंबर इसमें रखूँ चाहे इसमें रखूँ, इससे हमारे पास किसका मान आ जाएगा बच्चों, x का मान आ जाएगा। ये थी हमारी विलोपन विधि, जिसमें हम जोड़ने पर या घटाने पर करके सवाल को हल करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे कि इसमें ये जो है हमारे पास x के मान भी बराबर थे, चाहे तो हम इसको घटा के कर सकते थे, और y के बराबर थे। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ x के मान बराबर थे। यदि हमारे पास चर पद आ जाते जिनके अंदर इनमें से किसी के भी चर के मान एक जैसे नहीं है, तो हम या तो x के चर के मान या फिर y के चर के मान को बराबर करेंगे और फिर विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है बच्चों हमारे आगे वज्र गुणन विधि। अब आती है बच्चों हमारी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के अंदर सबसे पहले बच्चों में इसका क्या लिखेंगे, व्यापक रूप लिख लेते हैं हमारे समीकरण का, ax a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0। इसी प्रकार हम आता है a2x जमा b2y जमा c2 बराबर 0। तो वज्र गुणन विधि के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ लिख लेंगे y, और यहाँ मान लेंगे क्या है 1। ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, देखो बच्चों ध्यान देंगे, इस विधि को करना बहुत ही आसान है हमारे लिए। हमें निकालना क्या है, हमें x के मान लेने हैं, x के मान लेने, तो x को छोड़ दीजिए, x के अलावा हमारे पास क्या बच गया है, b1 b2 c1 c2। सबसे पहले हम इस तरफ क्या लिखेंगे, b1 b2 c1 c2। हो गया बच्चों। अब मुझे किसके निकालने हैं, y के निकालने। तो y के निकालने, तो y को छुपा दीजिए, हमारे पास क्या बन गया, a1 a2 c1 c2। तो c1 c2 तो पहले आ चुका है, तो अब मैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, a1 a2, ये लिख देंगे बच्चों। अब अगर हम देखें हमें क्या निकालना है, अब एक का मतलब क्या है, अचर पद का मान, यानी कि जिसका मान बदला नहीं जा सकता है। इसके लिए बच्चों हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे आपका क्या, ये देखिए। अब इसको छुपा लीजिए आप, यदि आप इसको छुपाते देखो तो a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 तो हमारा आ चुका है, बच गया क्या बच्चों, b1 b2। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, b1 b2 लिख देंगे। इतना लिखने के पश्चात बच्चों आपको क्या करना है कि इसकी इसके साथ गुना, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, और इसकी इसके साथ, इधर फिर इधर, इतना कर देंगे आप। इतना करने के पश्चात आपको क्या करना है बच्चों, देखो बहुत ही आसान सवाल हो जाता है यहाँ से। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे बच्चों कि x
बटा, सबसे पहले किसी गुना की थी हमने B1 C2 की गुना की थी बच्चों, किसकी गुना थी B1 C2, उसमें से क्या घट जाएगा B2 C1, तो क्या कर देंगे B2 C1 बराबर Y बटा क्या जाएगा C1 A2 घटा C2 A1 C2 A1 बराबर 1 बटा A1 B2 घटा A2 B1। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया है इसके व्यापक रूप से। जब हम प्रश्न हल करेंगे तो B1 B2 की जगह हमारे मान आएंगे, जैसे कि घटा 3 4 या कुछ भी, उस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो ये होती है बच्चों हमारी कौन सी विधि, वज्रगुणन विधि। इतना करने के पश्चात x बटा जो आएगा उसको, इस मान को इसके बराबर, किसके बराबर, इसको छोड़ दीजिए, इस मान को इस एक वाले के बराबर रख के यहां से x का मान ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार फिर y वाले बटे का जो मान आएगा उसको इसके बटे बराबर रख के मान ज्ञात करेंगे। ये होता है बच्चों हमारा कौन सा, वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि करने के पश्चात बच्चों हम देखते हैं आगे। इसके बाद बच्चों अब इसमें आता है कि हमारे जो व्यापक रूप हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो व्यापक रूप हैं, इनके अनुपातों से हमें यदि ये बताना हो कि आपका ग्राफ बनाए बिना ही कि आपकी जो ग्राफीय रूप में रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, संपाती होंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमें उनके अनुपातों के बारे में यदि बताना हो तो हम उसे कैसे, किस प्रकार से हल कर सकते हैं, उसके बारे में बातें आपको बताता हूं मैं कि ग्राफीय रूप किस प्रकार का दिखेगा और किस प्रकार का नहीं दिखेगा। यदि सबसे पहले तो हम अनुपात लेंगे A1 बटा A2 का जो हमारा अनुपात है, यदि वो B1 बटे B2 के अनुपात के बराबर नहीं आएगा तो हमारी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। रेखाएं कैसी होंगी हमारी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो हल कैसा होगा बच्चों, हमारा अद्वितीय हल होगा, यानी कि हमारे पास x का और y का मान क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। और दूसरी बात जो इसके अंदर होती है वो ये पूछ लेता है कि हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, संगत होगा या संगत होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि आपका जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। कैसा होगा बच्चों, संगत होगा। कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, संगत होगा। दूसरा, ये तो बच्चों हमारा पहला। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरे की। दूसरा हमारा किस प्रकार हो सकता है, हमने सबसे पहले लिए कि A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं है। यदि ऐसा हो जाए कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर हो जाए तो तीसरा तो बाकी है भी, तो C1 बटे C2 के बराबर ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों हम क्या कहेंगे कि हमारा किस प्रकार का है वो, क्या रेखाएं संपाती हैं या रेखाएं समांतर है, क्या होगा इसमें। अब इसमें बताएंगे कि इसमें क्या होगा बच्चों, हमारे रेखाएं कैसी होंगी,
कैसे होंगी बच्चों? रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। और समांतर होंगी तो हमारे पास कोई हल नहीं होगा। और कैसा होगा हमारा जो ये जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म है वह रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा स्थिति में? असंगत। कैसा होगा बच्चों? असंगत होगा। ठीक है। अब हमारे पास तीसरी परिस्थिति आ जाती है जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे अनुपात A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और C1 बटे C2 हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? हमारी रेखाएं कैसे होंगी? रेखाएं हमारी कैसी होंगी? ग्राफीय रूप के अंदर रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। व जो हमारा रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा? रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। कैसा होगा बच्चों? संगत होगा। और इसी के साथ बच्चों आपका जो है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मक का जो आधारभूत जानकारियां थी व जो इकाई के अंदर प्रयोग होने वाली जानकारियां थी वो सभी समाप्त होती हैं। और आप हमारा ये वीडियो जो है हमारे YouTube चैनल s.r. क्लासेस पर देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो आपको क्या करना है? वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। धन्यवाद।